तो बच्चे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज अल्फा डीके। तो याद करो, हमने स्टार्टिंग में अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा था। तो अल्फा डीके का मतलब क्या होता है बच्चों? जब पार्टिकल अनस्टेबल होता है, जब पार्टिकल या बोलूंगा न्यूक्लियर अनस्टेबल होता है, तो बच्चों हीलियम को क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है। साथ में एनर्जी भी डेफिनेटली डेलिब्रेट करेगा, एनर्जी भी रिलीज करेगा। ठीक है। लेकिन अल्फा एक्चुअली में करता क्या, देखो किस में होता है। एक तो ये हैवियर न्यूक्लियाई में होता है डेफिनेटली, और हैवी न्यूक्लियर में जब होता है तो ये क्या क्या करता है बच्चों? ये रेशो इंक्रीज करता है। रेशो इंक्रीजेस ऑफ किसका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो यूरेनियम है 92 238, ये अनस्टेबल है तो ये थोरियम में टूटेगा। थोरियम में 90 234 करेगा। वाई? बिकॉज को हीलियम भी रिलीज करना और साथ साथ एनर्जी भी रिलीज करनी है। ठीक है, एनर्जी भी, इसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एनर्जी भी डेलिबरेट करनी है, रिलीज करनी है। तो ये क्या होता है बच्चों? आपका अल्फा पार्टिकल होता है ना। तो पहले का देखो, पहले क्या थे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे बच्चे आपके? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे आपके, माइनस करोगे तो बच्चे 238 में से 92 माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे आपके, मान के चलो 146। प्रोटॉन कितने हैं? 92। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए आपके 144, और प्रोटॉन कितने हो गए बच्चे? 90 हो गए। जब इनका रेशो लोगे ना बच्चे, तो ये रेशो थोड़ा कम होगा और ये रेशो बच्चे थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, मतलब लगभग लगभग ये 1.58 के आसपास आएगा, ये 1.6 के पास आएगा, इतना रेशो का डिफरेंस होगा। तो कई बार एमसीक्यू में पूछ लेता है कि अल्फा पार्टिकल की वजह से क्या क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय प्रोटॉन क्या कर देता है बच्चों? इंक्रीज कर देता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? यस ठीक है। और जब हमने ये देखो रिएक्शन देख भी लिए, तो हमने रिएक्शन देख लिया, तो मान के चलो कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलो कि कोई भी एक्स है, उसमें जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ए नंबर ऑफ टोटल मास नंबर है। तो वाई में टूटेगा तो डेफिनेटली Z-2 होगा, A-4 होगा, और वो अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर देगा। अब एनर्जी भी डेलिब्रेट करेगा। अब थोड़ा सोचो, पहले सोचने वाली बात है, सर ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब कि इसके पास ज्यादा मास होगा ना बच्चों, समझो। याद है कि हमने एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ा था स्टार्टिंग में, हमने बोला था कि अगर किसी के पास मास ज्यादा है, ठीक है, तो उसको ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और जब वो मास तोड़ेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो मतलब इसके पास हैवियर मास है इस समय, इस समय इसके पास हैवियर मास है। मास कम हो गया, साथ साथ एनर्जी भी क्या हो गया बच्चों? रिलीज करेंगे। तो मेरी जो एनर्जी होगी या फिर चेंज इन एनर्जी होगी, वो क्या होगी? ध्यान सुनो। वो होगी मेरी थोरियम की एनर्जी, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मास इसमें ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है इसमें। तो किसकी होगी? वाई की एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ वाई प्लस एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस एनर्जी ऑफ एक्स। ये याद रखना। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि याद करो, जो ज्यादा हैवियर मास है, तो अगर मैं मास डिफेक्ट निकालूंगा, मास डिफेक्ट तो आपका एनर्जी में चेंज होता है। जो मास डिफेक्ट होता है वो क्या होता है? मास डिफेक्ट सबसे ज्यादा मास किसका है? सर इसका मास है, तो ये सबसे पहले आएगा। तो मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। मैं दोबारा बता दूं, जब भी मैं स्मॉल एम में रिप्रेजेंट करता हूं तो इसका मतलब कि मास ऑफ न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूं, और जब मैं कैपिटल एम की बात करूंगा तो मास ऑफ एटम की बात करूंगा, या फिर एटॉमिक मास की बात करूंगा, या फिर एटॉमिक
मास की बात करूंगा इन एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब देखो, एनर्जी गिवन होगी तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज डेल एम से हम क्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, दोबारा करते हैं जो हमने मास डिफेक्ट में पढ़ा था, मैं दोबारा कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम इसको कैसे लिखते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियर को कैसे लिख सकते हैं सर, एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस कितने नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जेड नंबर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है। माइनस यस सर। एम आई को क्या लिखूंगा, मास ऑफ वाई एटम, वाई एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर, जेड माइनस टू है, तो चुपचाप लिख दो जेड माइनस टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एम एच में क्या है बच्चों, यहां तो आपको दिखाई दे रहा है, मास ऑफ हीलियम एटम प्लस कितने नंबर ऑफ होंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन दो होंगे, तो दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आएगा ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस 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 होता है ना, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस माइनस। टोटल एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन मास प्लस प्रोटॉन मास, ठीक है। तो ठीक है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो माइनस जेड इधर है, माइनस माइनस प्लस जेड इधर है, माइनस 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 टू जेड इधर है, और माइनस इधर है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, मास, एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस एटॉमिक मास ऑफ वाई माइनस 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 एटॉमिक मास ऑफ हीलियम एटम। ये हो गया मास डिफेक्ट। और आपको पता है इसी मास डिफेक्ट से कितनी एनर्जी डिलिबरेट हुई है, तो हम निकालते थे बच्चों डेल ई या क्यू इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर। अगर आपने डेल एम को ए एम यू में लिख रखा है तो याद करो इसकी एनर्जी कितनी आती थी बच्चों, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू डेल एम, क्योंकि 1 AMU कितनी होती है, अब डेल एम जितना भी हो, 1 हो, 1 से कम हो, 1 से ज्यादा हो, डेल एम की जो भी वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये दे देगा वैल्यू। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई यहां तक, यस और नो? क्लियर हो यस गया सर। बच्चों? ठीक है। तो इस तरीके का अगर अल्फा पार्टिकल डिके करता है और वो पूछता है कितनी एनर्जी डेलिबरेट होगी, तो उससे इस हिसाब से आपको निकालनी है सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब एक चीज और समझनी है, ये पूरी इक्वेशन नहीं बनी, अब पूरी इक्वेशन बनेगी। अब होता है क्या बच्चों, जब जब भी एटम, हैवियर मास एटम है, ठीक है, जिसे मान लो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ए एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है, अगर वो टूटता है वाई में, जब वाई में टूटता है बच्चों, तो इसके पास एनर्जी आती है, एनर्जी आने पे जो हो जाएगा जेड माइनस टू, ये हो जाएगा ए माइनस फोर, और साथ साथ हीलियम या फिर मैं बोलूंगा अल्फा पार्टिकल एक रिलीज करेगा, अल्फा पार्टिकल, इसकी जगह मैं अल्फा भी लिख दूंगा तब भी चल जाएगा। लेकिन जब बच्चों आपको पता है जब वो हायर एनर्जी, क्योंकि इसके पास एनर्जी मिलेगी, एनर्जी इसको मिलेगी, ठीक है, अब जो इसको एनर्जी मिलेगी वो कहाँ चलेगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। और मैं आपको सेमीकंडक्टर में बता चुका हूँ, या फिर हमने उसमें भी पढ़ा था इससे पहले वाले मॉडल फिजिक्स वन में, कोई भी एटम जब वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है और जब वो अपनी एनर्जी लूज करता है कुछ टाइम बाद, क्योंकि हमेशा वो हायर एनर्जी स्टेट में नहीं रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा बच्चों, दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आता है। तो आपको याद करो तो एक फोटोन रिलीज भी करता है, वो क्या करता है बच्चों, फोटोन रिलीज भी करता है। ये कैसे पता चला, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला, जब हमने देखा कि जो एनर्जी हो रही है बच्चों इक्वलेंट नहीं बैठ रही है, तो देखा कि साथ साथ बच्चे यहाँ पे फोटोन भी रिलीज करता है, और फोटोन करता है इन द फॉर्म ऑफ गामा, इन द फॉर्म ऑफ गामा भी बच्चों क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है।
और आपको पता फोटोन की एनर्जी को हम कैसे लिखते थे, हमने पढ़ा मॉडर्न फिजिक्स में, ए लिखते थे, एस सी अपॉन में लेमडा लिखते थे, एस सी अपॉन में लेमडा लिखते थे। ये क्यू अलग है, ये ए अलग है। क्यू तो हो गई जब ड्यू टू मास डिफेक्ट की वजह से। ये किसकी वजह से हो रहे बच्चों? जब वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा तो वापस जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? इन द फॉर्म ऑफ फोटोन करेगा। इसका मतलब कि जो टोटल एनर्जी निकली, डेलिब्रेट हुई, वो इतनी निकली। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। अब पहले क्या हो रहा था, ध्यान से सुनो। जब ये पार्टिकल इसमें टूट रहे थे तो जो एनर्जी है ना, ये वाला पार्ट भी ले रहा था एनर्जी, ये वाला भी पार्ट ले रहा था एनर्जी अलग से। तो क्या ही होगी, ये पार्ट ले रहे थे नहीं, और तो ये मूव कर रहे थे बच्चों। टूटेंगे तो मूव भी तो करेंगे ना। मूव कर रहे थे किस में से सर? क्यू में से मूव कर रहे थे। क्यू में से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी ये ले रहा था, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी ये ले रहा था, और ये मूव करने लगे थे। इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब क्या हो रहा है देखो, क्यू पार्ट आया, क्यू में से कुछ एनर्जी तो ये ले गया, कुछ एनर्जी यहां चली गई, और कुछ एनर्जी यहां चली गई। तो मतलब कि इन दोनों को अब एनर्जी कम मिलेगी। तो इसका मतलब कि इनकी स्पीड क्या होगी बच्चों? थोड़ी बहुत रिड्यूस हो गई है, थोड़ी बहुत रिड्यूस होगी। तो ये भी निकालने के लिए क्वेश्चन आता है कि मान के चलो कि गामा फोटोन की वजह से एनर्जी रिलीज हुई है। तो बताओ कि जो वाई, जो भी थ्योरम है, कोई भी एटम है, या फिर बोलेगा हीलियम की स्पीड कितनी होगी, या फिर कितनी स्पीड से मूव करेगा, या कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये क्वेश्चन भी आ रखा है। तो देखो उसको कैसे अटेम्प्ट करना। पहला केस में लेके चलता हूं ये वाला, फिर दूसरा केस में लेके चलता हूं ये वाला। ठीक है? लिख लिया बच्चों? यहां तक सभी ने लिख लिया? आगे बढ़ू मैं? यस सर। ठीक है। तो पहले वाला केस लेके चलते हैं जो हमने सबसे पहले लिया था। सबसे पहले केस में हमने माना था क्या? एक्स वाई में टूट रहा है, प्लस हीलियम, और एनर्जी मिल रही है जो कि है क्यू एनर्जी है। ये 2, ये 4, Z-2। इसको लिखने नहीं होते, अब एक्स वाई में लिख लो, ठीक है। पहले पहले पहला स्टार्ट होगा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है बच्चों? जो टोटल एनर्जी होगी, तो मान के चलो वाई एनर्जी, वाई के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी होगी। वो किसके बराबर होगी? वो टोटल एनर्जी जो निकली है ना, इसके बराबर होगी। इक्वेशन 1। ठीक है। दूसरा, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है, हम मान के चल रहे कि जो एक्स है इनिशियली एट रेस्ट है, ठीक है, तो इसकी वजह से इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि वाई भी है और अल्फा भी है, तो मान के चल रहा वाई, मान के चलो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अल्फा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी के, क्या होगी बच्चों? इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? के वाई माइनस के अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चे? जीरो बन जाएगी। तो के अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? के वाई के बराबर। सॉरी, मोमेंटम निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होगा बच्चों? मोमेंटम ध्यान सुनो, मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ अल्फा प्लस मोमेंटम ऑफ वाई। मोमेंटम है ये, जब पी से, हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, पी ऑफ एल्फा और पी ऑफ वाई किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? जीरो के बराबर आ जाएगा। डायरेक्शन क्या है दोनों की? अपोजिट है। अपोजिट है तो माइनस साइन लेके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, माइनस पी वाई इक्वल टू जीरो। तो पी अल्फा किसके बराबर आ जाएगा? पी वाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है। याद करो हमने डी ब्रोगले में हमने मोमेंटम के बारे में कौन सा पढ़ा, जिसको हम डायरेक्टली ले सकते हैं? टू मास ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू टू टाइम्स मास ऑफ वाई, जिसमें वो टूट रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो टू से टू कट जाएगा, तो बचेगा बच्चों एम अल्फा के अल्फा इक्वल टू एम वाई के वाई। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन बन गई। पहली वाली इक्वेशन बनी बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से, दूसरी बनी मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो दोनों इक्वेशन से हम के वाई और के
के अल्फा और के वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान के चलो के अल्फा की वैल्यू मैंने यहां से निकाली, एम वाई के वाई अपॉन में एम अल्फा। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने के अल्फा में, तो बन जाएगा बच्चों के वाई प्लस एम वाई के वाई अपॉन में एम अल्फा इक्वल्स टू क्यू। तो के वाई अगर मैं निकालूं तो देखो ध्यान से देखो, एम अल्फा एल्सियम लूंगा तो यहाँ चला जाएगा एम अल्फा क्यू टाइम्स डिवाइड बाय एम अल्फा प्लस एम वाई। या ठीक है बच्चों, ऐसी अगर मैं के अल्फा निकालूंगा तो के अल्फा आ जाएगा एम वाई क्यू टाइम्स ऑफ एम अल्फा प्लस एम वाई। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? क्लियर हो गई बच्चों? यस सर। ठीक है, बाकी सब सो रहे हैं क्या? हो गया सर। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा केस लेके चलते हैं जिसमें गामा भी रिलीज हो रहा है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी बन जाएगी। एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, साथ साथ अल्फा पार्टिकल भी हो रहा है, साथ साथ गामा भी हो रहा है और एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो इसकी एनर्जी जो एक्स्ट्रा गई वो ई में गई। तो इसके मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा सर, के अल्फा और के वाई किसके बराबर हो जाएंगे बच्चों, क्यू माइनस ई के बराबर हो जाएंगे। क्योंकि यही क्यू इसके पास भी जाएगी गामा के पास, यही क्यू अल्फा के पास जाएगी, यही क्यू वाई के पास जाएगी। तो आपकी जो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन है क्यू माइनस ही है। ऐसे ही मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे बच्चे तो वो तो सेम ही आएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। तो किसके बराबर आएगा, एम अल्फा के अल्फा इक्वल टू एम वाई के वाई के बराबर आएगा। अंतर पता है क्या आएगा, देखो के वाई किसके बराबर होगा, एम अल्फा अपॉन में एम अल्फा प्लस एम वाई। क्यू की जगह आ जाएगा बस क्यू माइनस ही, और कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। के अल्फा क्या हो जाएगा, एम वाई अपॉन में एम अल्फा प्लस एम वाई, साथ में आ जाएगा बच्चे क्या, क्यू माइनस ही। बस इतना ही डिफरेंस आएगा। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब और ध्यान से देखो बच्चे, ये न्यूक्लियाई का मास की बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको एएमयू में लिखूं, जैसे कि मैं इस इक्वेशन के लिए लिखता हूँ, इस वाले के लिए, सॉरी, यहाँ पे आएगा z, यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे आएगा z -2, यहाँ पे क्या आएगा a -4, 4 - 2। आपने एम अल्फा का क्या होगा सर, 4mu नहीं होगा, 4 हो जाएगा ऊपर। ध्यान से देखते रहना, एम अल्फा प्लस एम वाई, एम अल्फा प्लस एम वाई, a -4 + 4 क्या हो जाएगा बच्चे, ओनली 4/a। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, देखो 4/a³ ये क्या हो जाएगा, एम वाई। एम वाई क्या है बच्चे, एम वाई है ओनली a -4, तो हो जाएगा a-4/a/क्यू। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यस और नो? अगर एटॉमिक नंबर पता है, मास नंबर पता है, डायरेक्टली कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? है ना? केवल डायरेक्टली ए की वैल्यू पता है तो डायरेक्टली वैल्यू निकाली, आंसर आ गया, बस खत्म। सर ये क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर क्यू की वैल्यू नहीं निकालने आती, याद करो क्यू की वैल्यू भी मैंने आपको सिखाई थी। ये रहा क्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, मास इफेक्ट निकालेंगे। मास इफेक्ट में हम इसको एएमयू में कन्वर्ट करके ये वाली क्यू निकालेंगे वैल्यू, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे। इतना लंबा क्वेश्चन आता है तो हमें इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे भी हो जाएगा के वाई हो जाएगा 4/a³ ये हो जाएगा a-4/a³ सर ये फिर ई वैल्यू कहाँ से गिवन होगी, देखो मैंने आपको बताया था ई क्या होता है बच्चों, SC/λ या फिर HF। ये आपको गिवन होगी वैल्यू, या एफ गिवन होगा या लेमडा गिवन होगी, तो उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा। तो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। करें, क्वेश्चन करें बच्चों? ठीक है,
चलो लिखो। मान के चलो ये यूरेनियम 92 238 है। ये टूट रहा बच्चों थोरियम 90 234 प्लस हीलियम 24 प्लस गामा प्लस क्यू। ठीक है। इसका एटॉमिक मास दे रखा है बच्चों। इसका दे रखा है 238.0508 AMU में। सारी वैल्यू AMU में दे रखी है। ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है 232.0372। इसकी दे रखी है 4.0026 AMU। तो एटॉमिक मास तो गिवन है। निकालना क्या क्या पहला, सारे पार्ट ही निकाल लेते हैं बच्चों। सबसे पहले निकालना है मास डिफेक्ट। फिर कितनी एनर्जी लिबरेट हुई, एनर्जी लिबरेटेड। थर्ड क्या निकालना है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और थोरियम की भी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। चौथा आ, जो फोटोन है, ठीक है, फोटोन है या फिर मैं बोलूँगा गामा रेज है, उसकी जो वेवलेंथ है वो दे रखी है 0.62 फेंटामीटर। ठीक है, एमिट कर रहा है। तो फिर दोबारा हमें क्या निकालनी पड़ेगी, के अल्फा और के थोरियम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यही हो गया, बस बहुत है, ये निकालना है। ठीक है। तो पहला निकालना बच्चों मास डिफेक्ट। तो मैंने समझाया था, दोबारा देखो मास डिफेक्ट क्या होता है बच्चों। मास ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ थोरियम न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। पर न्यूक्लियाई के तो वैल्यू दे रखी है, एटॉमिक मास दे रखा, तो आपको बताया था कैपिटल मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम, ठीक है, माइनस कितने उसमें इलेक्ट्रॉन है 92 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस के एटॉमिक मास ऑफ थोरियम, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चे 90 90 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ हीलियम एटम -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 92 और 92 कैंसिल। दोबारा इसलिए करना पड़ता है ताकि बार बार आपके दिमाग में चीजें पहुंच जाए। तो 238.0508 माइनस के 232.0372 प्लस 4.0026 ऐड करो 8930.236 238.0502 माइनस करो, बताओ कितना आ गया बच्चों, कितना आ रहा है। मेरे ख्याल से 2.0104 के आसपास आएगा। ठीक है, यही आ रहा है एम। यस सर। यस सर। अब आपको क्या निकलना बच्चों, क्यू। क्यू तो मैं आपको बता चुका हूँ, या चेंज एनर्जी जो भी हमने निकाला था, क्या आप समझाया था, वो हमने निकाला था बच्चे डेल एम सी स्क्वायर, या फिर आपको बोलना चाहिए डेल एम इन ए एम यू इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको 2.0104 से मल्टीप्लाई करो, तो लगभग लगभग इसकी वैल्यू आएगी 1872.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगी वैल्यू। ठीक है। तो गामा रेस तो बाद में हमने सेकंड फोर्थ लिया है। थर्ड में क्या होगा याद करो, थर्ड में मैंने बताया था बच्चों
थर्ड वाले में बताया था के अल्फा होगा मास ऑफ वाई डिवाइड बाय मास ऑफ अल्फा मास ऑफ वाई इंटू क्यू। क्यू हमने निकाल ही रखा है अभी तक के। एम वाई, एम वाई को मैंने बोला था कि हो जाएगा बच्चे कितना, एम वाई है कितना 234। तो हम एक नंबर डायरेक्टली ले सकते हैं एएमयू से। ठीक है, तो आ जाएगा A-4 मतलब कि 234 डिवाइड बाय एम अल्फा, और ये हो जाएगा 238, 238 इंटू क्यू। और जो के थोरियम था वो हो जाएगा एम अल्फा अपॉन में एम अल्फा प्लस एम वाई। एम अल्फा तो 4 ही है, 4 अपॉन में 238। इसका मतलब कि सोचो के अल्फा ही सबसे ज्यादा एनर्जी ले रहा है और मूव कर रहा है ना, एज कम्पेयर टू थोरियम। हैवियर थोड़ा कम स्पीड से ट्रेवल करेंगे, अल्फा पार्टिकल हाईयर स्पीड से ट्रेवल करेंगे। सर में आगे वैल्यू निकाल सकते हो ना, डायरेक्ट वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सर में आ यस गया सर। बच्चा? यस सर। अब बात आई कि सर गामा की दे रखी है। सर अगर गामा पार्टिकल हम कंसीडर कर रहे हैं, देखो कुछ नहीं है गामा में, एक्स्ट्रा थोड़ा कुछ है। अगर हम गामा रे कंसीडर कर रहे हैं तो ये किसकी वेवलेंथ कितनी है? सर इसकी वेवलेंथ है 0.62 पेंटामीटर, जो कि होते 0.62 पेंटा होती है 10 नहीं पी है ना, पीको है, सॉरी पीको, पेन का क्या एफ होता है, फेंटा पीको। पीको होता है 10⁻⁻12 मीटर, या फिर 0.62 10⁻⁻2 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये है, क्योंकि हमें पता है एनर्जी, आपने आर्मस्ट्रॉन्ग से हमें सिखा रखी है सर। तो एनर्जी का क्या तो था फॉर्मूला, याद करो, वो था 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू आर्मस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय 0.62 इंटू 10⁻⁻2 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग से आर्मस्ट्रॉन्ग कैंसिल, ये किलो में हो जाएगी यहाँ तक 10⁻², और ये 62 है, तो 4 जीरो और साथ में चले जाएंगे। तो 12420 10⁻⁴ यहाँ तक ले लो, 124.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय कितने हो जाएंगे बच्चे, 62। तो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली 2, है ना, हाँ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद है, बहुत ज्यादा नहीं है, 2 ही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो याद करो कितनी एनर्जी के अल्फा, और वो लेंगे सर क्यू माइनस ही, कितना हो गया 1872.78 -2, तो कितनी होगी 1870.78 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसमें क्या है सर, के अल्फा हो जाएगा 234 डिवाइड बाय 238 इंटू 1870.78, और के थोरियम हो जाएगा बच्चे 4/238 इंटू 1870.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा, बताओ कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? समझ में आ गया है यस सर। ना? एक और करते हैं ऐसे क्वेश्चन, देखो इसको जल्दी जल्दी करना है आपको। मान के चलो कि इस बार क्वेश्चन में थ्योरम दे रखा है 228, रेडियम में जा रहा है 224, हीलियम है या अल्फा पार्टिकल है, प्लस क्यू दे रखा है, गामा की बात नहीं की है। इसका जो एटॉमिक मास दे रखा है एएमयू में, वो दे रखा है 228.028726। ये रखा है 224.020196 196। हीलियम का तुमने करा था 0.02600। तो वही सारी चीजें निकालनी है क्यू तक।
ठीक है, या फिर मैं बोलूंगा पहला पॉइंट लिखो मास डिफेक्ट, सेकेंड क्यू, थर्ड देखो क्या बोल रहा है के मैक्स, के मैक्स पूछ रहा है, के मैक्स ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई कौन सा है इसमें, केमिस्ट्री में पढ़ रखा आपने? डॉटर न्यूक्लियाई कौन सा बच्चे इसमें? वह डॉटर हीलियम। न्यूक्लियाई पढ़ा है, नहीं पढ़ा, यस और नो तो जवाब दे दिया करो। इसको पेरेंट बोलते हैं रिपीट बच्चे, करना, रिपीट करना, रिपीट करना। डॉटर न्यूक्लियाई। जब एक बार तो तब ने सुनाई देता क्या? नहीं पढ़ा। जिसमें से टूटता है बच्चों उसको पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं, जिसमें टूटता है उसमें डॉटर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, ध्यान से करना, जो हैवियर वाला होता है वो नहीं बोल, इनको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, जिसमें से टूट रहा है वो पेरेंट है, जिसमें टूट रहा है वो डॉटर है। तो डेलन निकालने का तो देखो, आपको पता तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ रेडियम माइनस मास ऑफ हीलियम। तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है, 228.028 726 माइनस के 224.02019 माइनस 4.002600। तो सब्ट्रैक्ट करके बच्चों जो आएगा 0.00593 आएगा, जीरो AMU। अब आपको पता है क्यू कैसे निकालेंगे, डेल एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी वैल्यू ये पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग लगभग आएगी बच्चे 5.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड देखो, के अल्फा निकालना, मतलब कि इसमें के मैक्स निकालना, के मैक्स ऑफ डॉटर, डॉटर का मतलब कि मुझे निकालना बच्चे के रेडियम। रेडियम में तो मास किसका आएगा बच्चों, अल्फा पार्टिकल का। और अल्फा पार्टिकल का क्या होता है बच्चे, 4 में टोटल होता है ए कितना आपका 228 इंटू में टोटल एनर्जी हो जाएगी 5.52 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हो जाएगी 4 में ए की वैल्यू कितने बच्चे 228 इंटू में 5.52, ये वैल्यू निकल जाएगी के मैक्स ऑफ रेडियम। सिमिलरली के किसकी, हीलियम की। हमने देखा हीलियम के रिस्पेक्ट में ऊपर क्या आया था बच्चों, टोटल आता, टोटल किसका, रेडियम का। रेडियम का कितना है बच्चे 224 है, तो ऊपर आ जाएगा 224 में 228 इंटू में 5.5। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया कैसे करना है क्वेश्चन को, यस। तो नो? यस Yes, यस। sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। वैसे इसकी एक दो क्लास तो मैं और भी लूंगा जिसमें और ज्यादा हम क्वेश्चन लगाएंगे PYQ के। अभी तो हम कॉन्सेप्ट वाइज समझ रहे हैं, यही PYQ में ही आते हैं। आप देखोगे जब क्वेश्चन को लगाओगे तो एग्जैक्ट PYQ जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि कितने लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अल्फा हो गया बच्चे, नेक्स्ट आता है आपका बीटा डीके। बच्चों बीटा डीके थोड़ा सा आराम से समझना है। बीटा डीके दो टाइप के डीके होते हैं बच्चे, वैसे तो इसमें तीन टाइप के ही डीके होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका बीटा नेगेटिव डीके, नेक्स्ट होता है आपका बीटा प्लस डीके, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों के कैप्चर। ये भी एक तरीके का आपका बीटा डीके होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बच्चों, बीटा डीके में कभी भी समझोगे तो बीटा डीके में एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये होता है इनबैलेंस ऑफ न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल बन जाता है। तो इसमें न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, या फिर प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो स्टेबलाइज बन जाता है। ध्यान से सुनो इसमें हो क्या रहा है, उसमें तो हीलियम पार्टिकल निकल रहा था,
इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। कौन किस में कन्वर्ट करेगा वो भी हम समझेंगे, पर होगा ऐसे, और वो स्टेबलाइज कर देगा न्यूक्लियाई को, और तभी फिर बीटा पार्टिकल क्या हो जाएगा, रिलीज कर देगा। तो लिख लो पहले, ड्यू टू इम्बैलेंस इन ड्यू टू इम्बैलेंस इन न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ड्यू टू इम्बैलेंस इन न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस nucleus may get unstable nucleus may get unstable nucleus may get unstable and one of the nuclei may convert one of the nuclei may convert one of the nuclei may convert into proton, or one of the proton may convert into neutron. One of the neutron may convert into proton, one of the neutron may convert into proton, or one of the proton may convert into neutron while while stabilizing the nucleus. While stabilizing the nucleus. After this, in this process, beta particle emits. In this process, beta particle emits. के कैप्चर तो थोड़ी देर बाद में समझेंगे। हमने ध्यान से देखो, हमने स्टार्टिंग में बी नेगेटिव और बी पॉजिटिव के बारे में देखा था। बी नेगेटिव पार्टिकल किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है ना। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिट्रॉन को। मास दोनों का बच्चों सेम होता है। इसको रिप्रेजेंट करते थे -1 0 से, या फिर रिप्रेजेंट करेंगे बीटा 0 -1। इसको रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन +1 0 से। 0 क्यों बोला गया था, याद करो, 0 इसलिए बोला गया था जो कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1/1800 AMU के बराबर होती थी, इसे 0.00 के रिस्पेक्ट में 0। वैसे तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, लेकिन एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन मास क्या होता है बच्चों, इसका कम होता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा +1 0 से। इसका चार्ज होता है बच्चे माइनस के 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसका चार्ज होता है प्लस के 1.6 10⁻⁻19 कूलम। मास तो बच्चों दोनों का सेम ही रहता है, 9.1 10⁻31 kg। इसका भी मास 9.1 10⁻31 kg। बस एक चीज का ध्यान रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कितनी एनर्जी मास इक्विवेलेंट हमने निकाला था, याद करो, तो वो निकाला था डेल एम। जितना भी मास डिफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन का, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सॉरी, है ना, हमने तो डायरेक्टली निकाला था ना, वो कितना निकाला था, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मैं एन लिख रहा हूँ, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने। कैलकुलेशन में काम आएगी ये चीज। लिख लिया बच्चों यहां तक। लिख लिया। यस सर। Yes, sir. अब देखो कैसे पॉजिट्रॉन, जब मैं बोलूंगा सॉरी, कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से आइडिया। तो मान के चलो बीटा नेगेटिव डीके, बीटा नेगेटिव डीके। एक बार पीछे करना। हो गया। बीटा नेगेटिव डीके, इसका मतलब कि एक्स, तो पहली बात वाई में जा रहा है, और साथ साथ बीटा नेगेटिव मतलब कि बीटा नेगेटिव 0 एमिट कर रहा है, साथ साथ एनर्जी भी एमिट करेगा। ठीक है, डिलिबरेट करेगा। ठीक है, वो तो ठीक है।
आपको बता मुझे यहाँ पे Z और A लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बैलेंस करने के लिए तो बच्चे आपको पता ना यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, Z+1 करना पड़ेगा देखो, और ये A एज इट इज रहा। Z+1 का मतलब ध्यान से सुनो, Z+1 मतलब Z होता है सर नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब कि प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गया तो कैसे बढ़ा सर, न्यूट्रॉन से बढ़ा, न्यूट्रॉन से बढ़ा। इफेक्टिवली ये काम कैसे कर रहा है, इफेक्टिवली काम कर रहा है, जो न्यूट्रॉन था ना आपका 0 1, वो गया किसमें बच्चे, एक प्रोटॉन में जिसका चार्ज होता है आपको पता है +1, और उसका मास होता है 1 AMU, प्लस बीटा में जिसका मास होता है G-1 जी। तो आप देखोगे बैलेंस हो रही है नीचे से भी और ऊपर से भी। इसका मतलब ध्यान से सुनो, इसका मतलब कि ध्यान सुनो, जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है। बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों, यस और नो? क्लियर सभी को? Sir, yes. Yes, sir. है ना? यस सर। ठीक है, तो आराम से समझेंगे, देखो बीटा प्लस बी, बीटा प्लस डी के समझेंगे, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं, ये जेड है, ये ए है, ये वाई है। बीटा प्लस का मतलब बच्चों मास तो लगभग 0 ही है, लेकिन यहाँ पे +1 आ गया और एनर्जी भी लिबरेट करेगा। ठीक है, सब +1 आ गया, इसको मतलब बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, Z-1, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस बार प्रोटॉन कम हो गया है, इसका मतलब डेफिनेटली एक प्रोटॉन कम हुआ, मतलब कि प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चे, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोटॉन का क्या होता है बच्चे, +1, और यहाँ पे भी +1। न्यूट्रॉन का 0, और यहाँ पे +1, मास तो रहता ही है, इसका मास 0 है, वो +1 चेक कर लो, 0+1 1 1 1 1 बस सेट हो गया। यहाँ से हम समझ गए कि जब भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये बीटा प्लस डी के कर रहा है। समझ में आ गया, यस और नो? इसको याद Yes, करने sir. का तरीका थोड़ा ऐसे कर सकते हो, देखो वैसे तो ये इक्वेशन याद है तो बेस्ट है, फिर भी शॉर्टकट में, n न्यूट्रॉन p में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो n मतलब नेगेटिव, n मतलब नेगेटिव, p n में कन्वर्ट हो रहा है तो p मतलब पॉजिटिव। जैसा आपको लगे वैसा याद कर सकते। क्लियर हो गया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस एक तीसरा भी बताया था बच्चों मैंने, के कैप्चर, इसको अच्छे से समझना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो के कैप्चर में क्या कहता है, ये मान के लो ये न्यूक्लियस है हमारा, के सेल याद है, के शेल आपको याद हो तो, के शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनो, अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास चला जाए तो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास चला जाए तो क्या होगा देखो। तो मान के चलो कि एक्स मेरा एटम, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जो कि है -1 0, तो होगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे होगा y Z-1 A, और साथ साथ एनर्जी निकलेगी। जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना बच्चों, कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखोगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर, क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यू की वैल्यू पहले हम सर मास डिफेक्ट निकालेंगे, और जब मास डिफेक्ट निकालेंगे बच्चों तो हम देखेंगे मास डिफेक्ट में कि क्यू की वैल्यू मेरी नेगेटिव आ रही है, देखेंगे हम ये निकालेंगे, तब मैं वहां पे आपको एक लाइन लिखवाऊंगा, क्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कि एनर्जी लिबरेट निकल रही, बाहर नहीं निकल रही, बल्कि इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास ले जाने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है। दोबारा बोल रहा हूं, इस इलेक्ट्रॉन को, के शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास ले जाने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए वैल्यू बच्चों नेगेटिव आ रही। समझ में आ गया? क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, यहां पे एनर्जी गिवन देनी पड़ेगी, लिबरेट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा हो क्या रहा है सर, Z-1, Z-1 हो रहा है सर, Z-1 मतलब कि कब हो गया, क्या कब हो गया, प्रोटॉन सॉरी न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया, इसका मतलब कि यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे बीटा -1 0, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रोटॉन से हुआ होगा 1 1 1 0 1 1 -1 0।
ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं बच्चों? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे के कैप्चर हो रहा है। के कैप्चर कर लो कि के शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जा रहा है। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो पोली आया, पोली साइंटिस्ट आया। पोली ने बोला, ध्यान से सुनना है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हमने ये पढ़ा था कि सर एक्स वाई में कन्वर्ट हो रहा है, फिर साथ साथ बीटा डीके भी हो रहा है, या फिर अल्फा डीके हो रहा है, फिर साथ साथ एनर्जी रिलीज हो रही है, और कई बार गामा भी रिलीज कर रहा है। ये चीजें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एटम के रिस्पेक्ट में पढ़ी हमने। जब एक्सपेरिमेंट किया गया, कैलकुलेशन की गई, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो बच्चों के वाई प्लस के डेटा ले लो, ठीक है, वो क्यू के बराबर नहीं आई कैलकुलेशन के हिसाब से, वो इनसे कम आई, इनकी वैल्यू कम आई। पहला तो। दूसरा देखा गया, ये तो था एनर्जी कंजर्वेशन। जब मोमेंटम कंजर्वेशन देखा गया तो ये देखा गया कि कोई पार्टिकल, मैंने बोला था कि मान के चलो वाई पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसे नहीं हुआ। हुआ क्या एक्चुअल में? कोई भी एक पार्टिकल डायरेक्शन में, दूसरा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन भी नहीं हुआ। तो फिर देखा गया कि यहाँ पे कोई ना कोई तो अलग से और भी कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि देखो एनर्जी जो एक्स्ट्रा गई वो कहाँ गई है? एनर्जी कहीं ना कहीं तो बैलेंस कर रही होगी, वो कहाँ गई? तो पोली ने बोला, साथ में देखो पोली ने क्या बोला, पोली हाइपोथेसिस आया। पोली ने बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा या फिर बीटा डिके करेगा, तो उसके साथ साथ, ध्यान सुन लो, उसके साथ साथ न्यूट्रिनो भी एमिट होगा। उसके साथ साथ क्या होगा बच्चों? न्यूट्रिनो भी एमिट करेगा। किसके साथ साथ? जब भी बीटा डीके होगा। तो पोली हाइपोथेसिस ने बोला, पोली ने अपने हाइपोथेसिस दी, उसने बोला, बोलता पोली हाइपोथेसिस, इसने बोला कि जब भी बीटा डीके होगा, बीटा नेगेटिव डीके होगा, तो उसके साथ साथ बच्चों कौन होगा? एंटी न्यूट्रिनो डीके भी होगा साथ साथ। क्या बोलूंगा? ये एमिट करेगा एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो भी क्या क्या करेगा? एमिट करेगा। और जब बीटा प्लस डीके होगा तो न्यूट्रिनो भी एमिट करेगा। तो ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है क्या? देखो, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो क्या है? एक तो लगभग लगभग ये मासलेस ही होते हैं। तो जब हम निकालेंगे, मास इफेक्ट निकालेंगे, तो उसको हम नेग्लिजिबल ही मान के चलेंगे। दूसरा, चार्जलेस भी होते हैं, चार्जलेस भी होते हैं। तीसरा, एनर्जी पैकेट की फॉर्म में होता है, मतलब कुछ ना कुछ तो एनर्जी लेके चलते हैं, हैविंग वेरी स्मॉल एनर्जी रहती है, इनके पास एनर्जी रहती है, जिसको हम क्या मान सकते हैं बच्चों? जीरो मान सकते हैं। और इनका एंगुलर मोमेंटम भी रहता है, एंगुलर मोमेंटम भी रहता है, और स्पिन मोमेंटम भी रहता है, स्पिन। हमारे में इतना काम का नहीं है ये चीजें, बस पता होना चाहिए, रहता है। बस हमें याद रखना है कि जब भी बीटा नेगेटिव डीके होगा तो उसके साथ साथ एंटी न्यूट्रिनो एमिट करेगा, और जब बीटा नेगेटिव डीके करेगा तो न्यूट्रिनो डिकेट करेगा, एमिट करेगा। तो इसके बेसिस पे देखो इक्वेशन कैसे चेंज हुई। इसके बेसिस पे लिटिल बिट इक्वेशन चेंज हुई, पर मैं बता रहा हूं मास में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अलग से दे दिया हो मास तो हम उसको ऐड कर देंगे, नहीं दे रखा हो तो नहीं करेंगे। जैसे कि मान के चलो बीटा नेगेटिव डीके, बीटा नेगेटिव डीके में हमने क्या देखा था बच्चों? बीटा नेगेटिव डीके में हमने ये देखा था कि एक्स वाई में प्लस बीटा
नेगेटिव प्लस ये हो गया मेरा एंटी न्यूट्रिनो, हो गया एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू एनर्जी। इसको लिख लो एंटी न्यूट्रिनो। पहले बोलता बीटा नेगेटिव के साथ करेगा तो नेगेटिव जीरो, नेगेटिव आ गया तो डेफिनेटली जेड प्लस वन होगा, ए होगा, जेड होगा, ए होगा। बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो सर डेल एम क्या होगा, मास डिफेक्ट क्या होगा, मास डिफेक्ट देखो, मास डिफेक्ट ध्यान से देखना देखो। मास डिफेक्ट मतलब कि ये हैवियर मास है तो मास, मास ऑफ एक्स न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई है, माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियाई, माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है ना इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है बीटा, इसका मास तो लगभग लगभग जीरो के आसपास होगा। ठीक है सर, अगर मेरे को सर एटॉमिक मास दे रखा तो मैं कैसे लिखूं, देखो मैंने कैसे समझाया था, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इसका माइनस के एम वाई को क्या लिख सकता हूँ, एटॉमिक मास ऑफ वाई माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, जेड प्लस वन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बन गया एम वाई का। ये तो एम ई तो पहले से ही। अब देखना कुछ कट रहा है क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस एम ई तो है, ये तो कट गया, माइनस माइनस प्लस जेड एम ई, और ये माइनस के जेड एम ई ये भी कट गया। तो डायरेक्टली आपको याद रखना जब भी बीटा नेगेटिव डी होगा, बीटा प्लस में लगाएगा फॉर्मूला, तो आपको एम एक्स माइनस सीधा एम वाई करना है। याद आप ये रख लोगे तो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज निकालने का तरीका तो आपको पता ही है, सीधा एक्स माइनस वाई करना, सीधा एक्स माइनस वाई करना है। क्यों आपको पता है कैसे निकालेंगे हम, जो भी डेल एम इन ए एम यू में होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्यों निकल गया सर, जब क्यों निकल गया है तो इस बार सर अल्फा पार्टिकल तो नहीं निकला, बीटा पार्टिकल निकला है। तो इस बार मैं बोल सकता हूँ कि वाई इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ठीक है मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, वाई इधर जाएगा। तो इस केस में क्या मैं डायरेक्टली के इलेक्ट्रॉन और के वाई निकाल सकता हूँ, क्यों नहीं निकाल सकते बच्चे। के इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखो, के इलेक्ट्रॉन क्या था सर, के इलेक्ट्रॉन था मास ऑफ वाई निकल जाएगा डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ वाई इंटू क्यू, जो भी एनर्जी निकाली। सर मास ऑफ वाई, वाई का मास ए डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा, ए प्लस वन, ए प्लस वन आ जाएगा। ये तो लगभग जीरो ही होता है वैसे तो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता क्या बच्चों, नेग्लिजिबल ही तो होता है, नेग्लिजिबल ही होता है। तो लगभग लगभग सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही ले जाएगा, अप्रोक्सीमेट एनर्जी कौन ले जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। के वाई के पास होगी एनर्जी, क्यों सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप अप्रोक्सीमेटली वैसे जीरो के आसपास मानते हो। इसका मतलब कि जो वाई पार्टिकल जब भी वाई में एमिट करेगा, वाई में तोड़ेगा, तो वाई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होगा बच्चों, स्टेशनरी रहेगा। ऑलमोस्ट क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। सर में आ गया बच्चों, यस और नो। इसका मतलब कि जो सारे के सारी एनर्जी होगी ना क्यों, वो किसके पास चली जाएगी सर, वो चली जाएगी बीटा पार्टिकल के पास या फिर इलेक्ट्रॉन के पास। सर में आ गया, क्या ये बात सर में आ गई सभी को, यस और नो। यस सर। ठीक है, Yes. वाई का तो लगभग लगभग क्या आएगा बच्चों, जीरो आएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे, देखो मान के चलो, क्वेश्चन है गोल्ड है 198, ये टूट रहा बच्चे, मरकरी में 128 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस क्यू, साथ में बोल सकते हो आपका न्यूट्रिनो भी है। ठीक है, एटॉमिक मास दे रखा है एएमयू में, इसकी वैल्यू दे रखी है 197.968.233, इसका दे रखा है 197.966,760, इसका तो ऑलमोस्ट जीरो ही है, जीरो ही है। तो सर डेलम कैसे निकालेंगे, अभी समझाया था डेलम कैसे निकालना, मैंने बोला था मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई, सिंपल दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है।
दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.001473 AMU। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आपको पता है क्या निकालना है, क्यू। क्यू आपको पता है 0.001473 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लगभग लगभग आएगी बच्चों 1.372 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता है अभी समझाया था कि सारी की सारी क्यू किसके पास चली जाएगी, बीटा या फिर इलेक्ट्रॉन के पास चली जाएगी सारी की सारी। 1.372 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस सारी चीजें हम लिख देंगे, जैसे अल्फा में समझा था ऐसे हमने बीटा में समझ लिया। सर में आ गया बच्चों, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो ऐसे ही Yes. सिमिलर आपको 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस टाइप के आ रखे हैं। कोई भी एक वैल्यू पूछ लेगा, आपको वैल्यू निकाल देनी। ठीक है। एक और एग्जांपल लेना है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं। मान के चलो ऑक्सीजन है, क्लोरीन में कन्वर्ट कर रहा है। इसका AMU दे रखा है 19.003576। इसका दे रखा है 18.998403। फिर वही बात सर, डेलम निकालना है। सिंपल सा बात है, मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ एफ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, लगभग लगभग आता है 0.5177 AMU। क्यू कैसे निकालेंगे, डेलम को मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, जो कि वैल्यू आ गई 4.8186 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही सारी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन या फिर बोलूंगा के बीटा के पास पहुंचे। क्लियर है बच्चों यहां तक? ये अभी तक हमने Yes, करा था बच्चों बीटा नेगेटिव डिके। अब करेंगे बीटा प्लस डिके के लिए। दोबारा देखो इक्वेशन, बीटा प्लस डिके कैसे होगा देखो। ये एक्स है, वाई बीटा प्लस है, 0 न्यूट्रिनो जाएगा, क्यू आएगा। अब +1 है तो डेफिनेटली Z-1 जेड बराबर बैलेंस हो गया। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए रहा। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना बच्चों, अब हमें निकालना मास डिफेक्ट। तो आराम से निकालेंगे, देखो मास डिफेक्ट आराम से। पहले निकालेंगे मास ऑफ एक्स न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियाई प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको तो 0 हो गया। ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं मास एटॉमिक मास ऑफ एक्स माइनस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जेड, जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। खत्म। सर एम वाई को कैसे लिख सकते हैं, एम वाई देखो ये रहा, एटॉमिक मास ऑफ वाई माइनस के Z-1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो माइनस माइनस प्लस जेड बन जाएगा तो जेड वाला तो कैंसिल हो गया। अच्छा, माइनस माइनस और माइनस। ठीक है बच्चों, माइनस 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 कितने हो गए, कितने माइनस हो गए बच्चे? देखो पहले तो 3 माइनस हो गए और ये भी माइनस हो गया। ध्यान से देखो, या तो अंदर से देख लो, देखो माइनस माइनस प्लस एम ही हो जाएगा, ये भी एम ही बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, इस बार साथ में 2 एम भी आ रहा है, इस बार एम ही कैंसिल नहीं हो रहा। सर में आ गया? देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस एम। तो इस बार जो डेल एम मेरा निकल के आया बच्चे, ये निकल के, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, एम एक्स माइनस एम वाई साथ में 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है, इसका भी हम AMU में निकाल सकते हैं, है ना? तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगी बातें। वैसे आपको पता है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एम एक्स माइनस एम वाई, ये हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के 2 एम की वजह से निकला था 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस
ये तो फिक्स वैल्यू हो गई, ये डिपेंड करेगा जितना एम एक्स और एम वाई है। बस क्लियर हो गया, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मान के चलो एल्यूमिनियम 25 कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम 25 बीटा +1 गामा प्लस के। इसका है एटॉमिक मास 24.990432, 24.985839। वही सारी चीजें निकाले पहले तो डेलम। सर इस बार प्लस हो रहा है तो सर ये याद रखना है एम एल्यूमिनियम माइनस एम मैग्नीशियम माइनस के 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज मत करना, बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका लगभग लगभग आएगा बच्चे, करो सब्ट्रैक्ट। 12 में से 9 के 3 और 12 में से 3 गए 9, 14 है ना, यहाँ पे 3 बचा। 13 में से 8 गए 5, 4.00 सॉरी 0.0 ये बचा। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देना एएमयू में, इसको तो एज इट इज ही रहने देना। ठीक है, ये डायलम होगा। अगर पूछा है तो बच्चे ये ऑलमोस्ट 0 कर देना, या फिर इसके लिए अगर बिल्कुल एग्जैक्ट पूछा तो 1/में 1800 एएमयू करके निकाल सकते हैं। निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर एएमयू में आ जाएगी वैल्यू, बस बात खत्म। फिर भी अगर वो क्यों पूछता है तो आपको पता है इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 0.00459 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के 2 इंटू 0.511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि लगभग लगभग आएगी 3.2563 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही एनर्जी किसके पास जाएगी सर, के अल्फा, या सॉरी के अल्फा की बोल रहा हूँ, के इलेक्ट्रॉन या फिर के बीटा के पास। क्लियर होगा बिल्कुल, बीटा नेगेटिव की तरह। बस वहां पे क्या था बच्चों, वहां पे था आपके पास इलेक्ट्रॉन का मास ही था, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मास भी ऐड हो। क्लियर हो गया, ये और नो? यस सर। अब बस एक लास्ट करते हैं के कैप्चर, यस फिर सर। तो देखो के कैप्चर में हमने क्या देखा था, याद करो के कैप्चर, याद करो। के कैप्चर में हमने देखा था बच्चों, मान के चलो कि एक न्यूक्लियस है, तो के शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, के शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जब न्यूक्लियर के पास जाएगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं पता एनर्जी देनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी मुझे नहीं पता, वो तो हम देखो सॉल्यूशन से ही निकाल पाएंगे। तो मान के चलो जेड ए प्लस एक इलेक्ट्रॉन दिया वाई में, और क्यों एनर्जी लीज कर दी, ये होगा Z-1, ये हो जाएगा ए। ठीक है, तो डेल एम क्या होगा, ध्यान से देखो, मास ऑफ न्यूक्लियर ऑफ एक्स प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियर ऑफ वाई। अब न्यूक्लियर का मास तो नहीं गिवन होता, मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एक्स कितना नंबर है जेड, तो माइनस के जेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है माइनस एटॉमिक मास ऑफ वाई माइनस कितने Z-1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आराम से करना, देखो mx-my तो ले ही लो, ये तो अलग हो गया। -Z+1 कितना होता है बच्चों, 1 - ZMe होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस Z-1 Me। Z-Me 1 - Z, ये तो कटी गए, खत्म। तो इसमें भी ध्यान रखना है, बीटा माइनस की तरह के कैप्चर में भी बच्चों mx - my ही निकाल। ठीक है,
और Q आपको पता है क्या हो जाएगी डायरेक्टली, mx माइनस एम वाई इन AMU इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख लिया बच्चे यहां तक सभी ने? ठीक है, Yes. तो बस एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान के चलो कि Fe कन्वर्ट हो रहा है मैंगनीज में 25, 55, 26, 55। दो तरीके से हो रहा है, बल्कि तीन तरीके से भी कर सकते हैं। तीन तरीके तो क्यों, दो तरीके से ही कर सकते हैं। एक हो रहा है बीटा प्लस डीके से, एक हो रहा है के कैप्चर से। तो मेरे ख्याल से बीटा डीके तो आप कर लोगे, बीटा डीके मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया है। वही दो चीज निकाले, डेल एम और क्यू वैल्यू निकाले, ठीक है। तो बीटा डीके में तो याद करो हमने क्या देखा था, बीटा डीके में हमने देखा था यहाँ पे प्लस में बीटा प्लस डीके आ जाएगा। लेकिन के कैप्चर में क्या होता है, देखो के कैप्चर में क्या होगा सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या होगा, Fe 26, 55 में एक इलेक्ट्रॉन एड अप हो जाता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन प्लस में जाता है, बस याद रखना। 25, 55 प्लस क्यू, ठीक है। तो सर इसमें तो इसका मास दे रखा है बच्चे 50.9382, इसकी वैल्यू दे रखी है 54.938050। डेल एम क्या होगा, दोनों का सब्सट्रैक्शन ही होगा, बताया था Fe माइनस मास ऑफ Mn। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग लगभग 0.000248, ये आएगी, ठीक है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जब AMU की बात आएगी तो उसकी वैल्यू भी पुट करनी है, 2 टाइम्स 1/1800, ठीक है। बताया था ना, ये चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यही वही गड़बड़ी कर देंगे बच्चे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट में है ना, तो इस चक्कर में इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, ठीक है। तो क्यू निकल जाएगी आपकी, क्यू कितनी हो जाएगी, ये आ गई। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, 0.0000248 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 931.5 से, तो वैल्यू आ जाएगी 0.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई देखो हमने इस टाइप के कितने सारे सेम टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं भाई। ये चीज का ध्यान रखना है, इक्वेशन कैसे बनानी है बस। और ऐसा तो है नहीं कि जो अलग से इक्वेशन है, केमिस्ट्री वाली तो इक्वेशन नहीं है, फिजिक्स वाली इक्वेशंस है, फिक्स इक्वेशंस है, ठीक है। इनको बार बार कॉन्सेप्ट समझना। डेलम तो हम बहुत बार पहले भी किया था और आज भी कर दिया है। डेलम को हम जब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करते क्यू निकल जाएगा। क्यू दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, बीटा में और वाई पार्टिकल में। लेकिन जब वो बीटा में जाएगा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है तो सारी की सारी एनर्जी वो खुद रख लेता है, काइनेटिक एनर्जी। अल्फा में देखा था कि कुछ पोर्शन वो वाई के पास छोड़ता है, कुछ हीलियम या अल्फा पार्टिकल के पास छोड़ता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, बस बेसिक बेसिक चीज ध्यान रखोगे तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर।